नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है ना आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लास 10th का है, सोशल साइंस का, जो कि 7 फरवरी का एग्जाम है। जीएसटी बोर्ड 7 फरवरी 2026 का वायरल क्वेश्चन है दोस्त, तो इसको देखना भूलिएगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821, जुलाई 1832। तो याद रखिएगा दोस्त, जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोलता है निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये बात किसने बोला था? याद रखिएगा, जोसेफ मैथिसिनी ने। नेपोलियन निकोल्स ये सब नहीं बताया था। कौन बोला था ये बात? जोसेफ मैथिसिनी का ये कथन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप को बोलता है पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र भावना का संचार किया? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो याद रखिएगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्या है दोस्त? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के कारण से पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूरों किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? क्या कारण था जो कि विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए? ठीक है, क्या ऐसा रीजन था? तो याद रखिएगा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? इनमें से सभी कारण था जो कि मजदूर जो है विवश हो गया, मतलब विद्रोह करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए अंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? उसका नाम क्या था? मेटरनिक, जोसेफ मैथिसिनी, बिस्मार्क, काउर। तो याद रखिएगा, इसका नाम था जोसेफ मैथिसिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ये भी किया गया था दोस्त। करों में वृद्धि की गई, ये भी किया गया था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, ये भी किया गया था। तो बोलता है इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ठीक है, ये सारा मतलब जो है ऑप्शन सब सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह हिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ये बात किसने बोला था? तो ये बात महात्मा गांधी ने बोला था। किसने बोला था दोस्त? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत के लिए जमा हुए थे? बैसाखी मेला, पुरस्कार मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। तो याद रखिएगा, वो कौन सा मेला था? बैसाखी का मेला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो याद रखिएगा, नमक, जल, वस्त्र, संपत्ति। तो ये नमक पर जो कर लगाया गया था उसको खत्म करने के लिए उसने खत लिखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो इसका लेखक कौन है दोस्त? इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओटोमन वन बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 1922 में। याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये सब फटाफट देख लीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है ना सारा क्वेश्चन सही करके आ पाइएगा। ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा उड़ा ले जाते हैं। क्या चीजें उड़ा के ले जा रहे हैं? मृदा। ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन। तो याद रखिएगा, मृदा को उड़ा के ले जा रहा तो ये क्या हो जाएगा? मृदा अपर्दन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। तो वो कौन कौन से नाम है उसका? तो याद रखिएगा, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन दो भागों में बांटा गया, जिसका नाम है जैव और अजैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस मृदा को रेगुण मृदा कहा जाता है, भी कहा जाता है? तो याद रखिए, रेगुण मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। रेगुण मृदा का ही, काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुण मृदा। तो याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो। क्या नाम था? रियो डी जेनेरियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रचुर कोयले और खनिजों का भंडार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्त। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो याद रखिएगा 43%। कितना? 43% जो है भूमि जो है भू क्षेत्र मैदान जो है, सॉरी, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में कितना है? 43%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा क्षेत्र खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और जंगलों के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, जो देश के लगभग 27% क्षेत्र में फैला हुआ है? ये पठारी, मैदानी, पर्वतीय, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये पठारी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब की बात बोल रहे हैं तो दोस्त, वहां अधिक सिंचाई के कारण से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अधिक सिंचाई के कारण से, किसके कारण से? अधिक सिंचाई के कारण से। निम्न में से किस प्रांतों में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा उत्तरांचल में। कहां दोस्त? उत्तरांचल में जो है सीढ़ीदार सोपानी खेती किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम मतलब जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए ये नियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। कब लागू हुआ था दोस्त? 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए किस परियोजना का उपयोग किया जाता है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो याद रखिएगा ब्यास परियोजना जो है इसका प्रयोग करके जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रहा है? आजकल देखिए जल का कमी जो हो रहा है, ये क्या रीजन हो सकता है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। तो यह ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, क्योंकि सूखा हो गया, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण से जल की व्यर्थ, ज्यादा जल का बर्बादी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसी के कारण से क्या हो रहा है? पानी की कमी होता जा रहा है। ठीक है, चलिए बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा को बोलता है, किन भाषाओं वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था? कौन कौन ऐसा भाषा था जिसके बीच तनाव बढ़ने लगा था? फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और चिली, फ्रेंच और जर्मन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये फ्रेंच और डच भाषा के बीच किया हुआ था, विवाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाला था? जो सिंहली भाषा बोला जाता था वो सबसे ज्यादा जो माना जाता था वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म दोस्त? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? सबसे ज्यादा शक्ति जो है लोकतंत्र में यदि देखा जाए तो जनता के पास होता है। किसके पास? जनता। जनता जिसको चुनेगा सरकार वही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बड़े समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में,
प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों को, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी मतलब चौथा नंबर सही होगा, क्योंकि ये सब जगह पर जो है सत्ता का बंटवारा होना अति आवश्यक। यदि सत्ता का बंटवारा नहीं होता है, विकेंद्रीकरण नहीं होता है, तो वहां क्या होता है, वहां ज्यादातर क्या होता है, अपना हक छीन लिया जाता है, किसी धर्म के या किसी जात के अधिकार को छीन लिया जाता है, और वहां क्या होता है, विवाद होने लगता है। और जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, बंटवारा होता है, वहां ऐसा नौबत नहीं आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक। तो सामाजिक, ये जो सामाजिक होता है इसी में क्या होता है, टकराव होने की अक्सर ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। तो ये संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है दोस्त। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, राज्य सूची के अंतर्गत इसको रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है वो केंद्र सरकार ज्यादातर जो है देखरेख करने का कार्य करते हैं, शासन करने का कार्य करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर किसको दिया जाता है? स्थानीय सरकार। तो इसमें क्या कहा जाता है? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण, सत्ता का दुरुपयोग। तो याद रखिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब ये क्या क्या पावर को बांटा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। आर्थिक विकास के कारण से क्या लक्ष्य है? तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, आर्थिक विकास के कारण ये सारा जो है हम लोगों को लक्ष्य है कि नियमित रोजगार देना, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, है कि नहीं? इनमें से सभी। ऑप्शन मेरा चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा है तो ये छत्तीसगढ़ में। कहां है दोस्त? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? सेवा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में ये सारा हमको प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न आय, गरीबी, विकसित, कम जनसंख्या। तो याद रखिएगा, निम्न आय जो है हम लोग निम्न आय के मतलब जो है निम्न आय में भारत जो है भारत वर्ग आता है। भारत जो है एक निम्न आय वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, बोलता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैठक। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्त? तृतीय के अंतर्गत आता है ये सारा सेवाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये बहुत चांस बनता है कि ये सब प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? किस प्रकार की कृषि के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है? स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्र बेरोजगारी। तो याद रखिएगा, अल्प बेरोजगारी। कौन सा? अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन सा कदम उठाए थे? वहां के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था, ये तो किया था। सामंती व्यवसाय को खत्म किया था, ये भी किया था।
किसानों को भू दास्तव किया था, ये भी किया था, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इटली बोलता है, इटली जो है कितने राज्यों में बंटा हुआ था? तो उसमें जो है इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? किसको जो है जर्मनी का सम्राट राजा घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम, ओटो वन बिस्मार्क, जार निकोल्स द्वितीय, इमेनुएल द्वितीय। तो याद रखिएगा विलियम प्रथम जो था इसी को जो है राजा घोषित किया गया था सम्राट के रूप में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास चेन्नई में बोलता है फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रदर्शित किया था? तो याद रखिएगा ये नटेशा शास्त्री ने ये जो है प्रकाशित किया हुआ था। कौन? नटेशा शास्त्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। अफ्रीका में 1880 के दशक में, कब? अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम से बीमारी मवेशियों में फैलने लगी? बोलता है किस नाम से जो है बीमारी फैल रहा था मवेशी में, मतलब जो है जानवरों में फैल रहा था, जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था? वो कौन सा बीमारी था? तो याद रखिएगा ब्लैक क्वार्टर हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, बोलता है रिंडर पेस्ट। क्या बोला जाता था? रिंडर पेस्ट, ये बीमारी था मवेशियों में जो फैल रहा था वो बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट। इसी के कारण से क्या हुआ, वहां के जानवर जो है ना बहुत सारा मर गया और वहां के लोगों की आजीविका संकट में पड़ गया। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है? कपास, कॉफी, रेशम, जूट। तो आज रखिएगा कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया, ये भी था, ये तो सही बात, सरल कर दिया। इसने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों को प्रसार सरल बना दिया। इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ये वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। प्राय ऐसा माना जाता है कि संसाधन का विकास लोगों के मुख्यतः संस्थाओं में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है? प्रौद्योगिकी, प्रकृति, संस्था, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? विकसित संसाधन। उसको क्या कहते हैं हम लोग दोस्त? विकसित संसाधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था? मतलब जंगल को बचाना है, ठीक है, वो मतलब जंगल को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन को चलाया गया था? बीच बचाओ आंदोलन ये नहीं था, वनदानी आंदोलन नहीं था, चिपको आंदोलन था दोस्त। क्या था? चिपको आंदोलन। याद रखिएगा चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ में जाके चिपक जाना, पेड़ में जैसे ही चिपकेगा पेड़ को नहीं काट पाएगा, ये चिपको आंदोलन था। पेड़ों को, जंगलों को बचाने के लिए, जंगल को काटने से रोकने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त।
पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का निम्न में से क्या है? बेंजाइल क्लोराइड, एसीटोन, टेक्सोल। क्या नाम था? टेक्सोल। ठीक है, चलिए ये टेक्सोल रसायन नाम जो है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्ट प्रभाव, मतलब प्रदूषित हो रहा है और वह प्रतिदिन गहराता जा रहा है, मतलब ज्यादातर प्रदूषित होते जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या, ये तो है दोस्त। कृषि का आधुनिकीकरण, ये भी है दोस्त। औद्योगिकरण, इसके कारण से ज्यादातर नदी में जो है प्रदूषण फैलते जा रहा है, और इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो नदी जल, वर्षा जल, भूमिगत जल, नहरी जल। तो याद रखिएगा वर्षा जल जो है वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पालर पानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लो अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में पाया जाता है, जो कि वही स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज व केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा दोस्त, ये उड़ीसा में जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उद्योग की स्थापना संभवतः जटिल है। उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण निम्न में से किसको माना जाता है? कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि, श्रम एवं पूंजी, संचार एवं बाजार, इनमें से सभी। तो ये सब जरूरत मतलब आवश्यकता है। ठीक है, कच्चे माल और उपलब्धता एवं भूमि, श्रम एवं पूंजी भी चाहिए, संचार हो एवं बाजार भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? देश का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, परिवार का बंटवारा, जाति का बंटवारा। तो याद रखिएगा सत्ता का बंटवारा होने पर क्या होता है? राजनीतिक स्थिरता, मतलब बने हुए रहता है, ज्यादा विवाद नहीं होता है। याद रखिएगा सत्ता का बंटवारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? गृह युद्ध। याद रखिएगा ये गृह युद्ध का मतलब जो है अवधारणा ले लिया, मतलब गृह युद्ध हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? संघीय शासन व्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्त? संघीय शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्त। बस जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख रहे हैं ना, उसी में सारा प्रश्न आएगा दोस्त। एक बार जरूर बड़े बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में सेट करके जाइएगा। सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिससे महिला आंदोलन ने मांग की है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए? नागरिक कानून, धार्मिक कानून, पारिवारिक कानून, राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था। तो याद रखिएगा ये पारिवारिक कानून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न खत्म हो गया दोस्त। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको अपने दिमाग में सेट किए होंगे, और उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और अच्छा रिजल्ट लाइएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।